तो अभी आपने जैसे युगांडा बात करी, अभी हमें तो काफ़ी यूजुअली अंदाज़ा यही रहता है कि इंडिया में लड़कियां ट्रैफिक्ड हो रही है, पर ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होता है, आप इसके बारे में थोड़ा ज़रा बताइए। फ्लैश ट्रेड का जो मार्केट है, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है एशियन फीस की। अच्छा। हाँ, एशियन फीस की ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो आपके मिडिल ईस्ट में हो या और अदर किसी कंट्री में हो, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की है, इसलिए सबसे ज़्यादा लड़कियाँ नेपाल से ट्रैफिक होकर यहाँ आती है। तो ज़्यादातर नेपाली लड़की आती है, और जो आप अक्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो जो युगांडा या अफ्रीकन कंट्री से जो आती है, वो केवल अफ्रीकन्स को ही सर्व करती है इंडिया में? इंडिया में। हाँ। हाँ, अच्छा। हाँ, वो किसी और को सर्व नहीं करती। क्यों? उनका है अपना कि वो केवल अफ्रीकन्स को ही सर्व करेगी। कई कई जगह में होता है, हमने पंजाब में देखा है कि उन्होंने पंजाबी के जो लोकल लोग हैं उनको सर्व किया, लेकिन मोस्टली जितनी भी अफ्रीकन्स आती है, वो या तो अफ्रीकन्स को सर्व करेगी, जिसमें नाइजीरियन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो उन्हीं को सर्व करती है। इनका अपना एक कम्युनिटी है, उनका अपना एक दायरा है जिसमें ये लोग ट्रैफिक करके लाते हैं, और फिर वहीं पर उनको यूज़ किया जाता है। मैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे बड़े नाम, पावरफुल नेम्स जुड़े होते हैं। जैसे कि हाल ही में जेफरी एप्स्टन का केस तो सब जानते हैं, वर्ल्ड ओवर मल्टी मिलियनेयर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। वैसे ही इंडियन सीन में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, एंड स्पेशली गिवन कि ये सबसे इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस है वर्ल्ड ओवर, तो ये नेक्सस के बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगी केस को, जो द वायर में भी आया है। जब हमने शुरू में ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, और एक केस आया, एक एशिया ग्रुप के थ्रू एक केस आया मेरे पास। स्टार्ट करना शुरू करा, बात करते करते मैंने इन्वेस्टिगेटर को भी दिया। मैंने कहा तुम भी बात करो, मैं भी बात करती हूँ। तो हम खुद भी इन्वेस्टिगेट करते, बात करते करते कि है भी या नहीं केस ऐसा। तो बात करते करते लड़की सच में बहुत परेशान थी। उसने मुझे एक बात बोला बस, कि मैं इंडिया में नहीं मरना चाहती। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ इस बात से, कि इतनी बड़ी बात बोल रही है यार, कि मैं इंडिया में नहीं मरना चाहती। और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है एक इंडियन सिटीज़न होते हुए भी, कि अगर कोई बाहर का ये बोल रहा है तो हम उसको आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करें। हमने गाड़ी उठाई अपनी, और यहाँ से उससे बोला कि आप नोएडा में है, तुझे दिल्ली यहाँ किसी को ऐसा करना पड़ेगा कि अपनी जो कीपर उसको बोले कि भाई मुझे दिल्ली में बुला रहा है कोई कस्टमर। और इनका ये है कि वो दिल्ली अगर कहीं बुला रहा है तो वो कस्टमर गाड़ी बुक करता है। ये युगांडा की विक्टिम थी, और वो गाड़ी बुक करेगा, पैसा वो देगा। और फिर हमने यहाँ पर बात करी, पुलिस स्टेशन में बात करी कि सर ऐसे हेल्प चाहिए करके, क्योंकि नोएडा जाके उसको रेस्क्यू करके लाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था उस समय। तो उसने बोला ठीक है। हमने पूरा सब कुछ अरेंज करा। लड़की आई, हम घर से निकले, हमें ये था, हम ट्रेस कर रहे थे लड़की को कि लड़की कहाँ तक पहुँची। तो हमारा ये था कि हम लड़की से पहले पहुँचे उस लोकेशन पे, और हमारे लिए बहुत स्ट्रगल हो रहा था, ट्रैफिक बहुत था राखी की वजह से। हम लोग फाइनली पहले पहुँच गए, और लड़की तुरंत पहुँची। हमने पैसे दिए, हमने गाड़ी का जो किराया था वो दिया, और उसको तुरंत बिठाया। सबसे पहला वर्ड उसके मुँह से ये निकला कि मुझे भूख लगी है। फिर हमने पहले उसे खाना खिलाया, और वो बहुत रोई। फिर उसके बाद बहुत रोई, कह रही मैंने ना पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे एक टाइम खाना मिलता है और पूरे टाइम मुझे कस्टमर अटेंड करने पड़ते हैं। उसको जो मोबाइल दिया गया, ट्रैफिकर ने अपना मोबाइल दिया। ट्रैफिकर उत्तम नगर में रहती है और उसे रखा है नोएडा में। और उसको एक स्टूडेंट आईडी दी गई थी कि आप किसी से भी बात करते हो कस्टमर से, तो आपको बताना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ करके। और उसे अपने घर पे, जो कस्टमर घर पे आए उसे घर पे अटेंड करना है। और जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो उससे हो रहा है, फ़ोन पे या पेटीएम, उसका पेटीएम से हो रहा था सारा लेन देन। फिर हम उसे लेके गए थाने, हम लेके गए, बात करने लगे। हमने बोला सर FIR करो। और मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगी कि समटाइम जब हम करने जाते हैं ना, तो कई पुलिस वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं और कई पुलिस वाले नहीं होते हैं। और जो हमें इस केस में वो देखा हमने कि उन्होंने एकदम बोला कि नहीं मैम, ये तो अपनी मर्ज़ी से करने आई, मतलब अपनी मर्ज़ी से कर रही है, अपने आप ही ऐसे कैसे आ जाएगी, और इसने पुलिस को क्यों नहीं कॉल करा। तो हम थोड़ा सा होमवर्क करके गए थे कि हमें क्या बात करनी है। तो मैंने बोला कि सर पहली बात तो वो अपने देश में नहीं है, दूसरी बात उसको हमारा नंबर भी नहीं पता पुलिस का, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, उसका पासपोर्ट और वीज़ा उसके पास नहीं है।
अगर वो आपके पास आएगी सबसे पहले आप ये पूछोगे कि आप कैसे आए इस कंट्री में, तो वो कैसे बोलेगी, कैसे अपनी बात को रख पाएगी। बहुत मुश्किल हुई इस केस में, वो माने नहीं और मैंने फिर थाने के अंदर से 100 नंबर पे कॉल करा। 100 नंबर पे कॉल करा, फिर जाके थोड़ी से सब एक्टिव हुए और हम फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर एफआईआर की बात हुई, मैंने कहा आप 0 एफआईआर कर दीजिए, क्योंकि 0 एफआईआर आशाराम बापू की भी हुई थी, आप इसकी भी कर दो। 0 एफआईआर क्या होता है व्यूअर्स के लिए? आप एक स्टेट में हो, चाहे आप और दूसरे स्टेट में आपको एफआईआर करनी हो तो 0 एफआईआर होती है और बाद में फिर वो केस उस स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे अपराध हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम 5-6 बजे निकले थे, हमें 2 बज गए और फिर हम लोग वहाँ से नोएडा गए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि वीज़ा इसका वैलिड है और वीज़ा और पासपोर्ट दोनों मिलने चाहिए, क्योंकि उसके बिना कैसे जाएगी ये। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी एक लड़की थी जो कीपर भी थी और कस्टमर भी अटेंड करती थी वहीं पर। ओह, हाँ, फिर बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ पर उसका दरवाज़ा खुलवाया। हमारे साथ यूपी की पुलिस भी थी, उस चौकी इंचार्ज था वहाँ का। और जब हम अंदर गए तो हम उसका पासपोर्ट ढूंढने लग गए, तो हमने जैसे ही गद्दा फटा हुआ था, गद्दे के अंदर उसका पासपोर्ट था और वीज़ा की कॉपी। तो हमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही डॉक्यूमेंट्स थे। और वहाँ पूरा प्रूफ था कि वहाँ पर सेक्स वर्क का काम चल रहा है। ठीक है, फिर हम वहाँ से उसको लेके आए। जैसे उस एरिए से जहाँ से उसका पासपोर्ट रिकवर करा था, हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकले मेरे पास फ़ोन आने लग गए, क्योंकि मेरा नंबर जो उसने दे दिया आगे। अच्छा, कि आप आके ना बात कर लो, हम बात कर लेंगे। उनका, क्योंकि इनकी खुद की कम्युनिटी होती है, उसमें एक इनका प्रेसिडेंट होता है जो ये लोग उसको फॉलो करते। कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पुलिस को भी जाके बताते हैं। तो अब वो आप यहाँ आ जाओ और हम बात करेंगे आपसे, तो मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा नहीं, हम दिल्ली लेके जाएंगे। हम दिल्ली आए, हमारी हालत ख़राब थी क्योंकि हम सोए नहीं थे पूरी रात, खाना नहीं खाया था हमने। आए, हमने फिर बात करी, फिर एसीपी सर का कॉल आया कि आ जाओ, आप थाने आ जाओ, आप मेडिकल कराते हैं। सर ने बोला आपको जो करवाना आप मेडिकल कराइए, लेके आइए। फिर मेडिकल कराया और फिर उसको लेके आए, हम थाने लेके आए। 9 बज गए थे। तो ये मेरे को पर्सनली भी इस चीज़ में ना बहुत पेन दिया, क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं उसको बचाने का और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो फिर एसीपी सर आए, फिर उन्होंने बात करी और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको हैंडल करा और फिर बोला कि कोई नहीं, हम इन्हें शेल्टर में रखते हैं। और फिर हमने उसको शेल्टर में सर ने रखा। फिर हमने, और सबसे अच्छी बात इस केस में ये थी कि हमने उसको 15 दिन के अंदर उसके देश भेज दिया। कौन सा देश? युगांडा। और इसमें हमें हेल्प करी युगांडा की हमारे एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम रिपैट्रिएशन पे काम करते हैं, रहाब युगांडा। उन्होंने इसका टिकट्स वगैरह सब करा और फिर हमने इसको भेजा और अभी वो सेटल है, मेरे टच में है। इवन कल भी मैसेज आया था, उसके 2 बच्चे हैं। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.